उसकी ये बात याद करता है और याद करते ही उसकी आंखें खुली खुली ही रह जाती हैं। और उसके बाद उस मैसेज की तरफ देखता और कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, लेकिन तुम इस तरीके के मैसेज करके मुझे एक्साइटेड क्यों कर रही हो। इसके बाद फूजा को पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जिसमें वो देखता है कि जुन काफी गुस्से में होता है। ये देखकर वो कहता है मिस्टर जुंग मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से ही लोगों को सर्च किया गया तो मुझे लगता है यंग मास्टर टीन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से इन सारी चीज़ों को रोक लेना चाहिए। ये सब कुछ मेरी गलती है कि मैंने मिस ये की सारी न्यूज़ को बाहर आने दिया। सब कुछ मेरी गलती है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। लेकिन उसकी वो कोई भी बात नहीं सुनता। उसके ऊपर मोबाइल रखते हुए कहता है जल्दी से हाउसकीपर को कांटेक्ट करो। आज के दिन मैं घर पर गुआंग का चेहरा नहीं देखना चाहता। और आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है मैं आज के दिन तो कम से कम उसे अपने दिल से खेलने नहीं दे सकता। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है। गुआंग घर के सामने ही खड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। सामने बटलर खड़ा होता है। वो कहता है मिस ये आपको बस इस मेन हाउस में नहीं रहना है। उसकी ये बात सुनकर गुआंग कहती है तो जिंग का मतलब ये है आखिर वो है कहाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बटलर उससे बात समझाते हुए कहता है मिस ये आज आपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसकी वजह से मिस्टर जिंग को काफी गुस्सा आ गया है। तो अभी के लिए बेहतर होगा कि आपको उनकी बात सुन लेना चाहिए वरना चीजें खराब हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का दरवाजा बंद हो चुका है और गुआंग वहाँ से बाहर निकल चुकी है। वो एक लंबे सांस लेती है और कहती है फाइनली मैंने सब कुछ अपना पैक कर ही लिया। तभी वो सामने की तरफ देखती है तो सामने से जिन वापस आ रहा होता है। उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है तो तुम वापस आ ही गए। वो उसके पास जाती है और थोड़ा गुस्से में भी होती है और वो कहती है जिन आखिर तुम्हारा इस चीज से मतलब क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साथ में साइन किया था उस पर क्लियरली लिखा था कि मुझे 1 साल तक यहाँ पर रहना है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो और तुम्हारे पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि जो तुम मुझे यहाँ से भेज दो। लेकिन जिन उसकी कोई बात नहीं सुनता उसके आगे से ही निकल जाता है। देखकर गुआंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और मैशन के अंदर चल जाता है। गुआंग भी उसके पीछे से आती है और चिल्लाते हुए कहती है ये जुन जिंग। लेकिन तभी जिनको कुछ एहसास होता है वो अपने शरीर को पकड़ लेता है जहाँ पर उसे काफी तेजी से दर्द हो रहा है और वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है तो मुझे लगता है कि आज का ही वो दिन है। लेकिन वो इस चीज का एहसास गुआंग को नहीं होने देता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है कि गुआंग मेंशन के अंदर ही होती है और वो काफी गुस्से में भी होती है और चिल्लाते हुए कहती है जो कुछ ज्यादा ही नैरो माइंडेड है। उसकी पर्सनैलिटी सच में काफी इरिटेटिंग है। मैं सच में इन चीजों को समझ ही नहीं पाती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बेड पर बैठी हुई है और वो फोन की तरफ देखते हुए कहती है रुको मैं तो भूल ही गई थी। इसके बाद वो सारे कमेंट्स को पढ़ने लगती है जो कि उसकी रियल पोस्ट पर आए हुए होते हैं जहाँ पर उसने लिखा होता है कि किसका मार्क वगैरह। ये देखकर वो मुस्कुराते अपने मन में कहती है तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग हमें एडमायर कर रहे हैं, हमें हमारे रिलेशनशिप को, और ये सारी चीजें हमारे रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से प्रूव भी कर देती हैं। लेकिन तभी वो मुस्कुराते रुक जाती है और अपने मन में कहती है रुको कि इसका मतलब ये है कि जो ये चीज सोच रहा है कि जिस तरीके से मैं इन सारी पोस्ट को पोस्ट कर रही हूँ तो इससे वो सोच रहा होगा कि ये उसके बीच की जो रिलेशनशिप है इस पर उसके साथ फर्क पड़ सकता है। ये सोचते एकदम से रुक जाती है और अपने मन में कहती है नहीं मुझे लगता है कि मुझे सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा, वरना अगर उसने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं सारी चीज़ें जानबूझ करके कर रही हूँ तो इन चीज़ों का बदला लेगा और मुझे नहीं लगता है कि मैं उस जैसे नैरो माइंडेड बंदे के दिमाग से बच भी पाऊंगी और मेरी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी। ये सोचते वहाँ से निकल जाती है जिनकी कमरे की तरफ, उसके कमरे की तरफ जाती है। लेकिन उसके कमरे की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर अपने मन में कहती है रुको ये काफी अजीब है, जिनके कमरे में कोई भी नहीं है, आखिर वो गया कहाँ है। तभी उसे पीछे से किसी प्रकार की आवाज आती है। देखकर पीछे मुड़ती और कहती है रुको आखिर किस चीज का साउंड था। तभी हम सामने के कमरे को दिखाया जाता है जहाँ से जोर से आवाज आ रही होती है। ये देखकर वो अंकल से जाकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर जिनको देखती है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ है। ये देखकर गुआंग उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। जिन उसके हाथ को झटकते हुए कहता है मुझे छुओ मत, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता आखिर तुम्हें यहाँ पर अंदर आने किसने दिया। लेकिन गुआंग उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और कहती है आखिर तुम्हारा चेहरा पीला कैसे पड़ गया है। जिन उसे दूर करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना इसलिए तुम यहाँ से निकल सकती हो। लेकिन गुआंग उसकी बात को नकारते हुए कहती है एक पेयरिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ कुछ होता है तो लोग तो बस मुझ पे ही उंगली उठाएंगे, इसलिए मुझे सारी चीजों पर सावधानी रखनी होगी। जिन उसके सामने पड़ा हुआ ग्लास उसकी तरफ फेंक देता है। गुआंग उसे डॉज कर लेती है। ये देखकर वो काफी हैरान भी होती है। इस बार जिन काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर गुआंग को भी काफी गुस्सा जाता है और वहाँ से जाते हुए कहती है जुन मैं तो बस यहाँ पर आई थी कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन यहाँ तक कि तुमने इस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं किया और अब तुम्हें देखो कि तुम मुझ पर ग्लास फेंक रहे हो, ये तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। लेकिन इस बार जिन उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता और कहता है मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ। गुआंग जैसे ही उसकी बात सुनती है वहाँ से निकल जाती है। जिन उसकी तरफ देखता है, इसके बाद अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है गुआंग ये बहुत अच्छा होगा कि जितना तुम मुझसे रह सकती हो उतना दूर रह लो, क्योंकि यही अच्छा होगा वरना मैं तुम्हें दोबारा खो दूंगा। लेकिन तभी वो सामने देखता है तो सामने किसी ने पानी का गिलास रख रखा होता है और वो किसी के हाथ में होता है। जिनके चेहरे पर पसीना आ चुके होते हैं उसकी तरफ देखता है तो वो गुआंग ही होती है। गुआंग उसकी तरफ वो पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहती है अब रुक जाओ, अगर तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो ये काफी आसान है, लेकिन
अगर तुम इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बार जिन को इस बात पर कोई भी गुस्सा नहीं आता, वो उसके हाथ से वो ग्लास लेता है और उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तभी उसका वो दर्द और तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। वो अपने सीने पर हाथ रख देता है। गुआंग भी इस चीज़ को महसूस कर लेती है और वो कहती है, देखो मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, क्या मुझे डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए? कि इस बार जिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर गुआंग कहती है, जिन आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? जिन उसका हाथ पकड़ता है, उसे कमरे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। गुआंग बाहर से दरवाजे को जोर से ठोक रही होती है और कहती है, दरवाजे को खोलूं, लेकिन जिन इस पर कुछ भी नहीं करता। अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, लिटिल मरमेड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं करना चाहता इस बार। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुआंग वहाँ से निकल चुकी है और सीधे बटलर के पास जाती है और कहती है, बटलर, जुन मुझे भी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि आपको जाकर उन्हें चेक कर लेना चाहिए। लेकिन बटलर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और कहता है, ठीक नहीं है। गुआंग कहती है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, वो कांपते जा रहा है, उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका है। लेकिन बटलर उसकी बातों को नकारते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया होगा, इसलिए उन्हें कुछ देर के लिए सोने की जरूरत है, वो उठकर ठीक हो जाएंगे। उसकी तरफ देखते हुए काफी कंफ्यूज होती है और मन में कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? फिर गुआंग जिन के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहती है, जिनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इन सारी चीजों के लिए बस प्रिटेंड कर रहा है, कि हालात सच में कुछ ज्यादा ही खराब है और मुझे उसकी चिंता करने के अलावा और कुछ सूझ भी नहीं रहा है। गुआंग कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम कुछ लोगों को मेरे साथ भेज सकते हो और वो लोग उस चीज को चेक कर लेंगे। और वो वहाँ की मेट्स की तरफ देखती है और कहती है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। लेकिन वो मेट्स अपना हाथ ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं। इसके बाद वो बाकी उन सारी मेट्स और उन सारे लोगों की तरफ देखते हैं, लेकिन वो सभी लोग अपना सर ना में हिला रहे होते हैं। ये देखकर गुआंग कहती है, तुम, और वो थोड़ा कंफ्यूज भी होती है कि आखिर वो सभी लोग मना क्यों कर रहे हैं। बटलर आगे बढ़ता और कहता है, मिस, ये यंग मास्टर की पुरानी बीमारी है और उन्होंने पहले ही कहा था, अगर इस चीज को लेकर कोई भी आगे बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर आप इसी तरीके से वहां पर जाकर चीजों को इंटरफेयर करते रही तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। गुआंग कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? लेकिन इस पर वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर गुआंग अपनी मुट्ठी को कस लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है, मैं इसका ख्याल खुद से ही रख सकती हूँ। और ये कहकर वो रूम की तरफ भागती हुई निकल जाती है और वो उस तरफ जाते हुए कहती है, जिन, तुम बस इन सारी चीजों को सहन करना चाहते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये कहकर वहाँ का दरवाजा खोल देती है और थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, जिन वो उसकी तरफ देखती है तो वो पसीने में लथपथ होता है। वो उसकी तरफ देखकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर वो करना क्या चाह रहा है? वो क्या किसी प्रकार का कॉस्प्ले खेल रहा है? क्योंकि वो चैन से बंधा हुआ होता है। लेकिन वो इन चीजों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, ये। लेकिन वो अपना हाथ पीछे लेती है और कहती है, ठीक है, मुझे इसके बारे में भूलना होगा, पहले मुझे ताले की चाबी ढूंढना होगा ताकि मैं इसे खोल सकूं। और ये कहते हुए रूम में उस चाबी को ढूंढने लगती है। तभी वो बुक शेल्फ पे जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये बुक शेल्फ में होगा। और ये कहते हुए उस बॉक्स को ओपन कर लेती है। तभी जिन भी खासकर जाग जाता है, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, गुआंग। लेकिन तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि इस बार मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए मुझे वहम भी हो रहा है। तभी हमें गुआंग को दिखाया जाता है जिसने वो चाबी ढूंढ ली होती है। तभी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या वो जाग गया? तब तक जिन भी समझ चुका होता है कि कोई इल्यूजन नहीं है और वो कहता है, ये वही है। गुआंग आगे चाबी बढ़ाते हुए कहती है कि ये वही चाबी है जिससे इस ताले को खोला जाता है। जिन उसकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता और कहता नहीं। गुआंग से आंख मारते हुए कहती है, ओ, तो मुझे लगता है कि यही है। जिन उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में आता है, चिल्लाते हुए कहता है, गुआंग, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे छुओ मत, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब होंगे। गुआंग कहती, ओ, तो ये काफी डरावना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हूँ, मैं किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, तो आखिर मुझे करना क्या चाहिए? और ये कहते हुए चाबी खोलना शुरू कर देती है। जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। इसके बाद हमें जिन की आंखों को दिखाया जाता है, जिसका रंग भी बदल रहा होता है और वो पूरी तरीके से बदल रही होती है। जैसे ही गुआंग चाबी खोलती है, जिन खांसते हुए जमीन पर आ जाता है। गुआंग उसके कंधे पर हाथ रखती है और ये कहते हुए उसे कंसोल करती है, लेकिन जिन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छुओ मत। गुआंग कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आखिर सारी चीजें है क्या? लेकिन जिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उसके हाथों को पकड़ता और उसे जमीन पर कर देता है और उसके पास बढ़ना शुरू कर देता है। गुआंग उसे रुकने के लिए कहती है और वो कहती है, जिन, मुझे जाने दो, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? जिन कहता है, और अब मुझे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो। गुआंग उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों का भी रंग चेंज हो चुका होता है और उसके दांत निकल चुके होते हैं किसी वैम्पायर की तरह। और हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है उसकी नेक पर। गुआंग उसका नाम लेती है। जिन उसे गले लगाते हुए कहता है, प्लीज कुछ मत कहो और बस मेरी मदद कर दो। गुआंग जो कि उसे नीचे दब चुकी होती है, वो उसे थोड़ा दूर करते हुए कहती है, सच में कुछ ज्यादा ही भारी है। और वो उससे कहती है, जिन, क्या तुम पहले उठ सकते हो? हमें जिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे ये चाहिए। लेकिन वो खुद को रोकता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे ताज़ा खून चाहिए। अभी गुआंग चिल्लाते हुए कहती है, जिन, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिन उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। गुआंग उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और उसे कंसोल करते हुए गले लगाती है और कहती है, ठीक है, तुम आराम से सो सकते हो, मैं हमेशा यहीं
पर हूँ। जिन अपने मन में कहता है, गोंग ये कुछ ऐसे समय थे जब तुमने अपनी चाहत से मुझे गले लगाया था और ये सच में काफी अच्छा है। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। गुआंग बिस्तर पर होती है और जिन भी उसके सामने ही होता अपना की खोलती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जिन सोते हुए सच में काफी प्यारा दिखता है और ये देखना सच में काफी रेयर भी होता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहती है, मुझे इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए, मुझे इसे कैप्चर कर लेना चाहिए। इसके बाद उसकी फोटोज लेना शुरू कर देती है और अपने फोन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने VIP मरमेड अकाउंट पर पोस्ट करना चाहिए। और ये कहते हुए अपने अकाउंट को चेक करना शुरू कर देती है। वो अपने अकाउंट की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पर तो काफी सारे कमेंट्स हैं। और इसके बाद उन कमेंट्स को पढ़ते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी मेरा पीछा करना चाहते हो? क्या तुम सच में काफी पागल नहीं हो? ये सच में काफी बेवकूफी भरा काम है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ तक कि ये लोग तो मुझ पर बैट भी लगा रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही जिन जाग जाता और कहता है, क्या बाइट? किसने काटा तुम्हें? क्या कल रात को मैंने तुम्हें काटा? गुआंग अपना फोन छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्या तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो? अपने उनमें कहती है, शुक्र है कि मैंने उस चीज को नहीं कहा। लेकिन जिन उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में आता और कहता है, मैं किसी प्रकार का मजाक नहीं कर रहा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अगली बार तुम्हें ऐसी बेवकूफी भरी हरकत नहीं करना है। गुआंग कहती है, मैं समझ गई। तभी वहाँ पर फूजी आ जाता और कहता है, यंग मास्टर। फिर उनकी तरफ देखते हुए ब्लश करता और कहता है, तुम दोनों? गुआंग आगे बढ़ती और कहती है, फूजाओ तुम सही समय पर आए हो। कल रात को जिनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। फूजाओ कहता है, क्या? और ये कहते हुए जिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता और कहता है, मिस्टर जिन, क्या आप ठीक हैं? जिन उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ और अब तुम शांत रह सकते हो। और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, मिस्टर जिन, आखिर उसे कैसे पता? क्या बीमार है? क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपको इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताना? अभी हमें गुआंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश कर रही होती है और अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि इससे पहले कि मुझे कोई देखे मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। लेकिन जिन उसे देख लेता है उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? और पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि कल रात को तुम्हें इस कमरे में आने किसने दिया? गुआंग थोड़ा ब्लश करती है, थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या मैं यहाँ पर खुद से नहीं आ सकती? और कल रात को जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि तुम बीमार हो और तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर रहा, तो आखिर मैं क्या करती? क्या मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती थी? और आखिर इसमें गलत क्या है? पहले तो मैंने तुम्हारी मदद करी और अब तुम्हें देखो कि तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम सच में काफी बुरे इंसान हो। और ये कहते उसकी तरफ से मुंह पलट लेते वहाँ से जाने लगती है। जिन उसकी तरफ देखता और अपने मन में कहता है, गुआंग क्या तुम्हें पता भी है कि कल रात को जब तुम मेरे कमरे में आई थी वो कितना खतरनाक था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये सच में काफी बुरा होता। तुम जितना मुझसे दूर रहोगी उतना सेफ रहोगी और यही बेहतर होगा। तो फुजाओ से कहता है, जाकर पहले सिक्योरिटी कैमरास को चेक करो और उन सभी लोग को फायर कर दो जो यहाँ पर आने के लिए इसे रोकने के लिए मना नहीं कर रहे थे। फुजाओ कहता है, ठीक है। इसके बाद हमें उसी रात का समय दिखाया जाता है। हमें गुआंग को दिखाया जाता है जो कि किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है, आज सुबह मैंने जिनसे बहस करी और आज मुझे उसके भाई का ही इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो। तभी गुआंग उस तरफ देखती है तो सामने जिन भी होता है। ये देखकर थोड़ा शौक जाती है और कहती है, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, आखिर जिन यहाँ पर क्यों है? जिन भी उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो गुआंग भी यहाँ पर है मेरे भाई का इंटरव्यू लेने के लिए। इसके बाद वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं, एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद आखिर आपने एक मरमेड से शादी क्यों कर ली? गुआंग उन रिपोर्टर्स की तरफ देखता और कहता है, अगर कंट्री ही तुम्हारे बेस्ट कपल को ढूंढ लेती है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत होगी। और इसके अलावा अगर कोई भी उसे छूने की कोशिश करता है तो समझ लेना कि उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। रिपोर्टर कहता है, लेकिन अगर आप इस चीज को अगर मना भी कर देते हो तो सिर्फ हमें एक चीज से दिक्कत है कि आखिर आपने एक्सेप्शनली मरमेड को ही क्यों चुना? उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है और कहता है, मैंने उसे ही क्यों चुना? और ये कहते हुए उसकी तरफ देखता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों छोटे होते हैं। उन दोनों को चोट लगी होती है। गुआंग कहती है, तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो वरना तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है, तुम अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरीके से जी सकते हो और मुझे आशा है कि तुम अच्छी तरीके से ही जियोगे। जिन उसकी बात सुनकर काफी निराश हो जाता है और अपने मन में कहता है, जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन अंत में मैंने तुम्हें खो ही दिया लिटिल मरमेड। लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा कैसे पा सकता हूँ? ये चीज उसका भाई भी नोटिस कर लेता है कि वो काफी देर से कोई भी जवाब नहीं देता और वो बातों को संभालते हुए कहता है, बिल्कुल मेरे भाई के लिए उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, इसलिए शायद खुद को रोक नहीं पाया। गुआंग उसके भाई की बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये शिंगटिंग ने मेरे बारे में बात करी, वो मेरा आइडल है। मैंने सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचा ही था कभी मैं उनसे मिल पाऊंगी, लेकिन अब वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जिन ने कोई भी बात नहीं करी कि उसे इन चीजों से कोई भी ऑब्जेक्शन है। तभी एक रिपोर्टर आगे बढ़ता है और कहता है, इसका मतलब कि आप उस मरमेड के साथ काफी लंबे समय से रहे हैं और आपको उनके लिए फीलिंग्स भी है। गुआंग भी ये सब कुछ सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, जुन मैं तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम कोई ऐसी बातें करोगे, लेकिन मुझे प्लीज एम्बैरेस मत करना। जिन कहता है, उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करना ये सच में काफी टेस्टलेस है। गुआंग उसकी बात सुनकर उसका मुंह खुला खुला ही रह जाता है और अपने मन में कहती है, टेस्टलेस?
आखिर ये क्या रहा है। मैं पूरी रात उसकी देखभाल करने के लिए जागी और अब मुझे वो इस तरीके से रीपे कर रहा है। कम से कम तुम्हें कुछ तो शब्द कह नहीं थे इन चीजों को लेकर। ये मन में सोचते उसे उसकी वो पोस्ट याद आ जाती है जहाँ पर उसने उसकी स्मार्ट की बात करी थी और ये सोचते अपने मन में कहती है इस तरीके से तो वो मेरे चेहरे पर ही थप्पड़ मार रहा है। मैंने ऑनलाइन इतनी सारी बातें कह दी और अब उसे देखो कि वो इस तरीके से बातें कर रहा है। आखिर लोग मेरे बारे में समझेंगे क्या। इसके बाद डायरेक्ट हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। हमें टीवी स्टेशन को दिखाया जाता है कोको, जहाँ पर वो काम कर रही होती है, अपने फोन पर पोस्ट को देख रही होती है और वो कहती है मुझे जल्दी जल्दी वेबो को चेक करना होगा और देखना होगी कहीं किस तरीके से कोई फालतू बातें तो नहीं कर रहा है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से अपना वेबो चेक करो, कोई तो मरमेड को एक्सपोज कर रहा है और उसकी फोटोज को भी एक्सपोज कर रहा है। तभी ग्वांग भी उस पोस्ट को देखती है जहाँ पर किसी ने लिखा होता है कि वो उस ये फैमिली में काम करती है और वो वहाँ पर मेड थी। वो बताती है कि यंग मास्टर के कमरे में मरमेड घुस गई जब वो ड्रंक थे और उन्होंने उनके नशे में फोटो ले ली और यंग मास्टर जब जागे तो उन्होंने उस चीज के लिए हमें दोष दिया और इस वजह से उन्होंने हमें नौकरी से भी निकाल दिया। मैं सच में उस मरमेड से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और इसके बाद कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में उसे गालियां दे रहे होते हैं। ग्वांग घबराते पे उनमें कहती मुझे सच में इसको लेकर बैड फीलिंग्स आ रही है। कुछ देर के बाद कमेंट के बाहर लग जाती है। ग्वांग रोते हुए अपने सीने पर मोबाइल रखते हुए कहती है मैं सच में अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं देना चाहती। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरीके से निकल जाएगी। तभी पीछे से उनका बॉस आ जाता है जो कि कहता है चिंगवांग तुम भी उस दिन वहीं पर थी जिस दिन उनका इंटरव्यू लिया गया था, जहाँ पर जिनका इंटरव्यू लिया गया था और वहाँ पर वो मरमेड भी थी। तो इसका मतलब ये है कि तुमने उन सारी चीजों को देखा होगा और इस चीज को भी देखा होगा कि वो अपनी मरमेड मतलब अपनी वाइफ को किस तरीके से ट्रीट करता है। ग्वांग इस चीज को नकार भी नहीं सकती थी तो वो कहती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही याद है। इसका बॉस काफी खुश हो जाता है और ताली बजाते हुए कहता है हे भगवान ये बहुत अच्छा है। तो अब तुम जिनके पास जा सकती है और उन सारी चीजों के बारे में पूछ सकती हो कि आखिर ये मरमेड भी इसके पीछे हुए सारे राज है क्या। ग्वांग उसे मना करते हुए कहती है क्या नहीं लीडर बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसका लीडर कहता है नहीं अब इसमें काफी देर हो चुकी है, टॉप लीडर ने तुमसे ये करने को कहा है तो तुम्हें ये करना ही होगा। और ये कहते उसे लात मार कर उस ऑफिस से बाहर निकाल देता है और कहता है तुम हमारे ऑफिस की सच में काफी हार्ड वर्क करो तो तुम मुझे अपना सर नीचे झुकाने के लिए नहीं देना चाहिए। इसके बाद में कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि पुल होती है और ग्वांग वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद अंदर जिन होता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे जाने से रोक रहे होते हैं और वो कहते हैं लड़की तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें अंदर जाने के लिए मेंबरशिप कार्ड भी है। ग्वांग कहती है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। लेकिन वो बंदे उसे रोक लेते और कहते हैं यहाँ पर सिर्फ हमारे मेंबर्स ही अलाउड है और कोई यहाँ पर अलाउड नहीं है। ग्वांग की हालत काफी खराब हो जाती है और वो कहती है अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेती हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी और ये इंटरव्यू सच में काफी डेंजरस है। और इसके बाद वो अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है इंसान होना सच में काफी मुश्किल है। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है एक्सक्यूज मी ये मेरी फ्रेंड है, क्या ये अब भी इंटर नहीं कर सकती। उस बंदे को देखते ही उन दोनों बंदों का मुंह खुला खुला ही रह जाता है। उनमें से एक बंदा अपने मन में कहता है हान चैन भाई ये तो यंग मास्टर है मीडिया के। सच में काफी अनएक्सपेक्टेड है कि ये औरत उनकी फ्रेंड है और अगर अभी हम इस लड़की को और भी ज्यादा सुना देते तो सच में अभी हमें काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और ये सोचते हुए वो दोनों के दोनों अपना सर झुका लेते और कहते हैं सर हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि आपकी फ्रेंड है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, अब आप अंदर आ सकते हैं। ग्वांग उस बंदे से कहती है क्या तुम वही बंदे हो जिसने मुझे मेडिसिन ढूंढने में मेरी मदद करी थी। हान उसे शांत होने के लिए कहता है। क्या तुम्हें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वांग ने मास्क लगाया होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है। वो कहता है जब तक तुम मेरी मदद करोगी अन फैमिली की हेरिस बनने के लिए मैं तुम्हें अपना आधा फॉर्च्यून दे दूंगा, मतलब किस्मत की बात कर रहा हूँ। और ये सोचते हुए उनमें कहती हान चैन भाई ये ऐसा बंदा है जो कि पहले ही हार चुका है लेकिन अभी भी वो अपनी किस्मत बनाने के लिए यहाँ पर आ गया है ताकि वो अपनी किस्मत को बदल सके। शाओ ग्वांग आगे बढ़ती है और कहती है मिस्टर हान आपने मुझे पहचाना कैसे। हान कहता है जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए पूछा था तो मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट करवा लिया था। और उससे कहता है तो मुझे बताओ कि आज तुम यहाँ पर किस चीज़ के लिए आई हो, मैं तुम्हारी इन चीज़ों में मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ग्वांग कहती है आपने पहले ही मेरी काफ़ी मदद कर दी है और अब मेरी हिम्मत कैसे होंगी आपसे और भी ज़्यादा मदद मांगने की। हान उसकी बातों को टालते हुए कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मेरे बारे में बात ही नहीं कर रही हो। मुझे माफ़ करना मैं उस समय तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी बिजी था और मैं यहाँ पर टाइम पर भी नहीं आ पाया। ग्वांग उसकी बातों को सुनकर सोचना शुरू कर देती है और अपने मन में कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोको ने मुझे इंटेंशनली ही रिजेक्ट कर दिया ताकि वो मुझे बाद में एक्सेप्ट कर सके। और अगर ऐसा हो तो मेरे हिसाब से मुझे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। ये सोचते ही वो अपनी आंखों को पफी कर लेती है और कहती है मिस्टर हान मैं एक्चुअली यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी ये जुन के लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये यूजिन काफ़ी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर हैं और सभी लोग उससे नहीं मिल सकते। और
और स्पेशली अगर मेरी बात करूँ तो ये तो काफ़ी शुक्र की बात है, क्योंकि मैंने उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ को भी अपलोड कर दिया था। वो तो शुक्र है कि उसने मुझे अभी तक मारा नहीं। मैं सच में इन चीज़ों के लिए काफ़ी लक्की हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो चौड़ में आ जाता है और कहता है, बस इतनी सी ही बात, तुम्हें ये जुनजुन से मिलना है। इन चीज़ों की दिक्कत तुम मुझ पर छोड़ सकती हो। मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैं तुम्हारी पहले मदद नहीं कर पाया कोको में काम करने के लिए, लेकिन इस बार मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। और ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। वांग उसकी ये हरकत देखकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, आखिर रुको रुको, तुम मुझे आखिर लेकर कहाँ जा रहे हो? वांग उसे तेजी से वहाँ से लेकर जा रहा होता है। वो दोनों एक दरवाजे के सामने होते हैं जिस पर लिखा होता है VIP। वो दरवाजा खोलता है और वो कहता है, मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर उससे मिलाने के लिए ही लेकर आया हूँ। और सामने बैठे हुए बंदे से कहता है, हेलो मिस्टर ये युनजिन, मेरी वुमेन आपसे आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, क्या आप अभी फ्री है? उसके साइड में फूजाओ भी खड़ा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान जाता है, पर उनमें कहता है, क्या ये शिंगवांग और उसके साथ में हान चैनबाई भी है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में जाता है और कहता है, तुम्हारी औरत? वांग भी ये सुनकर काफी हैरान जाती है और अपने मन में कहती है, हाँ हान बाई की वुमेन? हान उसकी बात सुनकर अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो कहता है, हाँ ये सही है, इसका नाम ये शिंगवांग है और सिर्फ यही इकलौती मेरे दिल में है। मिस्टर जिन, आपको कम से कम उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए। ग्वांग उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में जाती है, अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है, हान चैन भाई, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर तुम मुझे बस मौत के कुएं में धकेल रहे हो? तुम्हारे दिमाग में थोड़ी भी समझ है? मैं उसकी बीवी हूँ और तुम उसके सामने कह रहे हो कि मैं तुम्हारी वुमेन हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद वो मेरे साथ क्या करने वाला है? जिन कहता है, ओ तो यही इकलौती तुम्हारे दिल के अंदर है, क्या बात है? फूजी जिन के उस रूप को देखकर काफी हैरान हो जाता है और मन में कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं है। मिस्टर जिन का ये किलिंग ऑरा तभी होता है जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। शेंगवांग भी इस चीज को समझ जाती है और वो हान को नीचे दबाते हुए कहती है, हा हा, सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। हान अपने मन में कहता है, तुम लड़की तुम सच में काफी बेवकूफ हो। अगर मैं ये नहीं कहने वाला कि मैं और तुम रिलेशनशिप में है तो मिस्टर जिन आखिर तुम्हारा इंटरव्यू क्यों ही लेंगे, यहाँ तक कि वो तुम्हें नोटिस भी नहीं करने वाले। ग्वांग आगे बढ़ती है, सफाई देते हुए कहती है, मिस्टर ये मैं यहाँ पर कोको टीवी स्टेशन से आई हूँ। यहाँ पर मुझे इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया था। मुझे रास्ते में यंग मास्टर मिल गए, इसलिए उन्होंने मेरी मदद करनी चाहिए। और वो थोड़ा घबराते अपने उनमें कहती है, ये युनजुन, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना ही होगा वरना मेरी वोट लग जाएगी। जिन कहता है, क्या तुम अपने शब्दों से उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? और इसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं दे पाती। वो कहती है, ये मिस्टर जिन। लेकिन तभी फूजाओ आगे बढ़ता है और जिन के कानों में थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, सीनियर जी की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर भेजा गया था ताकि ये आपका इंटरव्यू ले सके। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर फूजाओ से बातें कर रहे होते इस इंटरव्यू के बारे में। जिन कहता है, मैं तुम्हारी इस इंटरव्यू की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन बस मेरी एक कंडीशन है। फिर थोड़ा चिल्लाते हुए कहते हैं, हान चैन भाई को मेरी नजरों से यहाँ से दूर कर दो। ग्वांग उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान जाती है और अपने उनमें कहती है, भले ही हान चैन भाई बातें करने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसने मेरी मदद करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा होने वाला है। तभी हान कहता है, जरूर। और फिर अपनी नाक को ऊंची करते हुए कहता है, मिस्टर जी, जब तक आप इस इंटरव्यू को एक्सेप्ट करते हैं तब तक मैं इन सारी चीजों को किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ से जाता हूँ। ग्वांग भी उसकी बातें सुनकर काफी खुश रहती है। वो कहती है, सच में काफी अच्छा आदमी है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, बेबी, जब तुम्हारा ये सारा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो तुम पुल के पास आ सकती हो और मुझे स्विमिंग करते हुए देख सकती हो। मैं वहाँ पर तुम्हें अपनी बेस्ट स्किल्स को दिखाऊंगा। ग्वांग उसकी बात सुनकर अपने उनमें कहती है, अच्छा होगा कि तुम अपने मुंह को बंद ही रखो। फिर वो अपना मुंह लटका लेते और कहती है, मैं उसके किलर इंटेंट को महसूस कर सकती हूँ। और माहौल को चेंज करने की कोशिश करते हुए कहती है, तो वो ये अनरिलेटेड बंदा जो कि यहाँ से जा चुका है, तो हम हमारे इंटरव्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसा रहेगा कि हम इसे शुरू कर दें? जिन कहता है, अनरिलेटेड, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ग्वांग उसकी बातों को सही करते हुए कहती है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं ऐसी इंसान हूँ जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अगर शादी की बात की जाए तो मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस पूरे समय में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रही हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। और इसके अलावा मैं आप पर चीट भी नहीं कर रही हूँ। और उसके पास जाकर उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहती है, और इसके अलावा अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड से इस चीज़ का कंपेयर किया जाए, आपके स्टेटस से और आपके अपेयरेंस से, तो आपसे बेहतर मेरे लिए कौन ही हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर जिन मुस्कुराने लगता है। ये देखकर ग्वांग अपने मन में कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर वो मुस्कुरा क्यों रहा है? और फिर वो कहता ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। ग्वांग कहती है, ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद वो उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो उससे मरमेड के बारे में पूछ रही होती है, मतलब उसकी बीवी के बारे में पूछ रही होती है और वो सारी चीज़ें पूछ रही होती हैं। वो कहती है, मिस्टर ये अभी जो मरमेड की फोटो को पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? एक इंसाइडर के रूप में क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या फिर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या फिर इस चीज़ को लेकर आपके पास कोई जानकारी है? जिन कहता है, इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। और ये कहते हुए अपना सर ना में भी हिलाता है।
ग्वांग कहती है बस ऐसे ही। जिन कहता हाँ ऐसे ही। ग्वांग कहती है कम से कम मुझे आपको इसके बारे में कुछ तो बताना ही होगा। जिन कहता है जैसे कि। ग्वांग कहती है जैसे कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कई सारे लोगों का ये मानना है कि वो मरमेड आपके लायक नहीं है और वो उतनी ज्यादा खास भी नहीं है, जिस पर आपका क्या कहना है? और इसके अलावा आपकी आर्ग्यू इतनी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि मेरा काम कर सके। ग्वांग उसकी बातों को सुनकर अपनी शराब को नीचे रख देता है और वो कहता है कौन कहता है कि वो खास नहीं है? फिर वो कहता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी वुमेन को ऐसे ही अपनी फोटोज लेने दूं? अगर हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वो फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई है तो इसका मतलब ये है कि मैं उन सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ। और इसके अलावा अगर वो मुझे डिजर्व करती हो या फिर ना भी करती हो, इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट है एक दूसरे के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उसके अलावा मेरे लिए कोई भी बेटर पार्टनर नहीं हो सकता। ग्वांग अपना अगला सवाल पूछने की कोशिश करती है और कहती है मिस्टर ये युन जिन। मैं जिन उसके नजदीक बढ़ता और कहता है मेरी जिंदगी में अगर उसे चूज किया गया है मेरे लिए तो मुझे इस चीज को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही मैं इस चीज को लेकर अपना फैसला बदलने वाला हूँ। की बात सुनकर ग्वांग ब्लश करने लगती है। वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और अपने मन में कहती है क्या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन उसका चेहरा आखिर इतना ज्यादा सीरियस क्यों है? और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है लेकिन आखिर मेरी धड़कनें इतनी ज्यादा तेज कैसे हो रही है? तभी उसे अपनी और जिन की वो पुरानी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो काफी निराश हो जाती है और अपने मन में कहती है ग्वांग ये सब कुछ एक धोखा है। तो मैं इन सारी चीज़ों पर खुद को गिव अप नहीं करना चाहिए। ये बस एक प्यार का धोखा है जो कि वो सब कुछ चल रहा है जानबूझकर। ये सारी चीज़ें बस एक एक्सक्यूज है ताकि वो सोशली अपने स्टेटस को बरकरार रख सके और लोगों को दिखा सके कि हमारा प्यार कितना सच्चा है। आखिर मैं उसका सच्चा प्यार कैसे ही हो सकती हूँ? जिन उसकी तरफ देखता है जो कि अपनी सोच में ही खोई हुई होती है। ये देखकर वो कहता है इशिंग ग्वांग उसे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं अभी थोड़ा बस डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और आपका आज इस इंटरव्यू को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर वो जाने की तैयारी कर रही होती है। ये देखकर जिन कहता है तुम अभी इस वक्त इसके बाद कहाँ पर जाने वाली हो? कहती हाँ मैं अभी हान को जाकर हेलो कहूंगी और उसके बाद वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाऊंगी। इसकी बात सुनकर जिन को काफी गुस्सा आता है और उसे वो बातें याद आने लगती है जहाँ पर हान ने कहा था कि वो स्विमिंग पूल में उसे अपनी स्किल्स दिखाने वाला है। जिन खड़ा होता है कहता ठीक है तो चलो साथ में चलते हैं। ग्वांग कहती हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और वो थोड़ा कंफ्यूज भी होती है और कहती है आखिर वो मेरे साथ क्यों चल रहा है? क्या वो भी स्विमिंग करना चाहता है? इसके बाद हमें स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जहाँ पर हान स्विमिंग कर रहा होता है। वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। ग्वांग आसपास देखने लगती है और कहती है हान आखिर है कहाँ पर? हान भी स्विमिंग पूल से निकल जाता है और कहता है ओ तो तुम यहाँ पर आ गई, क्या तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया? ग्वांग कहती है हाँ वो खत्म हो गया। हान आगे बढ़ता है कहता है हान कहता है ओ ठीक है तो मैं तुम्हें बस यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बुलाया, तुम मेरी कुछ फोटोज ले सकती हो। और ये कहते हुए काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है, काफी हवा में भी उड़ रहा होता है। ग्वांग कहती ठीक है मैं भी इन सारी चीजों को खत्म करती हूँ, मतलब फोटो लेना शुरू करती हूँ। और ये कहते हुए फोटो लेना शुरू करती है लेकिन तभी उसकी नजर कैमरे की तरफ जाती है और अपने उनमें कहती है रुको आखिर हान के पीछे कौन है? अभी हमें दिखाया जाता है कि हान के पीछे जिन ही होता है जो कि अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में होता है। जैसे ही जिन को देखती है वो उसकी फोटो लेना शुरू कर देती है और अपने मन में कहती है उसकी मसल भरी चेस्ट को देखो, उसके सिक्स पैक्स एग को देखो, ये दिखने में सच में काफी डिलीशियस है। अपनी शूटिंग को खत्म कर दी, मुझे दोबारा पानी में जाना है। ये नहीं कुछ सेकंड और रुको, मुझे कुछ फोटोज और लेनी है। ये सब कुछ देख रहा होता है, अपने मन में कहता है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने उसकी फोटोज लेने के लिए। तो आगे बढ़ता है कहता है ये शिंग ग्वांग हाँ तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं पहले जल्दी से अपने काम पर वापस जाती हूँ। जिन कहता है उन फोटोज को डिलीट करो। ग्वांग कहती हाँ। ज्यादा गुस्से में कहता है उन फोटोज को अभी के अभी डिलीट करो जो तुमने अभी ली है। मेरे पेशेंस की भी कुछ लिमिट है, तो मुझे अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट करने के लिए मजबूर मत करो। लेकिन ग्वांग को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने जिनकी ही फोटो ली होती है और अपने मन में सोचते हुए काफी खुश हो रही होती है। वो अपने मन में कहती है सच में काफी रेयर है इस टाइप की क्वालिटीज की फोटोज को ले पाना, और ये सच में खराब होगा अगर मैं उन फोटोज को डिलीट कर दूं तो। और उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहती है तुम इस चीज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं कभी भी इन फोटोज को किसी के सामने नहीं लाने वाली, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे इन्हें डिलीट करने मत दो। लेकिन जिन उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है इसे डिलीट करो अभी के अभी, और अगर तुम इसे डिलीट नहीं करती तो मेरे हिसाब से ये इंटरव्यू वैलिड नहीं होगा। और ये कहते उससे फोन ले लेता है। ग्वांग उसकी तरफ बस देखते ही रह जाती है और उसे उस इंटरव्यू में कही हुई बातें याद आने लगती है जहाँ पर वो प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। ये सोचते हुए अपने मन में कहती है मतलब जो सब कुछ इंटरव्यू में था वो सब कुछ एक इल्यूजन था। उसका मुंह उतर जाता है और अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहती है मैं सच में कुछ ज्यादा ही इन चीजों के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी। और ये कहते उससे फोन ले लेती है और वो भी थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है मैंने ही तो सिर्फ कुछ ही फोटो ली है, तो तुम्हें इन छोटी सी चीज के लिए इतना ज्यादा सीरियस होने की क्या जरूरत है। जिन भी काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये शिंग ग्वांग तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा अटेंशन देना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कौन हो।
एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि उसका नाम ले रही होती है और वो कहती है जुन। सच में काफ़ी कोइंसिडेंट की बात है, मैं भी अपने भाई के साथ यहीं पर आई थी और अनएक्सपेक्टेडली ही मैं तुमसे मिल गई। इसके बाद उस बंदी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शाओ यनियन, और ये वही और मेड होती है जिससे जिनकी शादी होने वाली थी लेकिन नहीं होती। ग्वांग उसको देखकर अपना चेहरा बना लेती है और अपने मन में कहती है इस बदसूरत चेहरे को मेरे सामने से हटा ही दो, ये सच में काफ़ी दिखावटी है। लेकिन तब भी उसकी तरफ ध्यान से देखती है और अपने मन में कहती है रुको, आखिर शाओ यनियन के साइड में बंदा जो खड़ा है वो कौन है। इसके बाद हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है शाओ जाओ जी। वो बंदा कहता है यंग मास्टर जी, आपको मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। ग्वांग और वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ग्वांग उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और अपने मन में कहती है भाई। कुछ फ्लैशबैक को याद करते हुए अपने मन में कहती है हाँ ये सही है, वो मेरा भाई शी जाओ यी है। और वो हमें बताती है जब शॉ फैमिली में सभी लोग उससे नीचे दिखाया करते थे लेकिन सिर्फ उसका भाई ही था जो उसकी मदद करता था। वहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है भले बात कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी असली बहन रहोगी तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी ही साइड में रहूंगा। और ये सोचते उसके चेहरे पर काफी उदासी आ जाती है। वो अपने मन में कहती है इसके बाद मेरा भाई स्टडीज करने के लिए अब्रॉड चली गया और मुझे उस नदी में फेंक दिया। सच में इन चीज़ों को नहीं जानती कि क्या वो मुझे मेरी तलाश अभी भी करता है या फिर उस चीज़ को लेकर अपसेट है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस घूम गई थी।